गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएसटी मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं जो हमारा जो क्लास चल रहा है बिहार डीलेड का जो है स्पेशल क्लास चल रहा है आपका। तो इस क्लास में आपका क्या क्या हो रहा है आपको सब अगर रेगुलर वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आ रहा है। तो जितने भी टॉपिक जो होते हैं ना सीटेट में, जितने भी सिलेबस में जो जो टॉपिक पढ़ना रहता है सभी टॉपिक को मैं बारी बारी से टॉपिक बाय टॉपिक आपका थ्योरम और के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे क्लास 6 से लेकर 12 तक के जितने भी एसएसटी के जो चैप्टर होते हैं, या इतिहास हो, भूगोल हो, राजनीतिक शास्त्र हो या अर्थशास्त्र हो, सभी का सॉल्यूशन आपको हमारे इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को जब तक लास्ट तक नहीं देखिएगा तब तक कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑल भी कोई भी कंपटीशन हो उसमें आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एसएसटी से, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम थ्योरम कराएंगे, वन शॉट है, और ये चैप्टर का नाम है संसदीय लोकतंत्र की समस्या। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, और 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पढ़ने के लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आप ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। अब ये सब पढ़िएगा थ्योरम, तब इसके आगे क्वेश्चन होगा, आसानी से बना दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? पहला है कि संसदीय लोकतंत्र का परिचय है। परिचय जान लीजिए कि संसदीय लोकतंत्र क्या होता है। तो संसदीय लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें सरकार का प्रमुख, जैसे कि प्रधानमंत्री, संसद से चुनाव के माध्यम से चुना जाता है। यह प्रणाली भारत सहित कई देशों में अपनाई जाती है। मतलब ये जो प्रणाली है, प्रधानमंत्री संसद से चुनाव के माध्यम से लड़कर जो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो ये प्रणाली जो है संसदीय, ये भारत में भी है और भारत के अलावा कई जो देश है उसको यह अपनाई गई है। मतलब अपनाता है ये विधि का, जो प्रधानमंत्री बनना है या राष्ट्रपति बनना है तो किस विधि से जाना पड़ेगा। तो इस विधि का पालन सभी देश के लोग अगर जहाँ पे अगर ये है तो वहाँ पे पालन करते हैं। भारत का राजनीतिक क्या कि भारत का राजनीतिक एवं संसदीय प्रणाली पर आधारित है, जिसमें संसद 2 सदस्यों जैसे कि लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनती है। ये टॉपिक यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि संसद 2 सदन से मिलकर बनती है, और संसद के 2 सदन कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। कोई कानून सबसे पहले आता है लोकसभा में और वहाँ से फिर राज्यसभा में पारित होता है। समझ में आ गया? जैसे कि वॉफ बिल था, तो वॉफ बिल जो था इसको पहले लोकसभा में किया गया, और लोकसभा में जब इस पास कर दिया गया तो फिर वो राज्यसभा में गया और राज्यसभा में भी पास कर दिया। जब राज्यसभा में जब पास हो जाता है तो जब अपने अपने सब राज्य में जाकर उसका पालन करता है। समझ आ गया? संसदीय लोकतंत्र की समस्या है। अब संसदीय लोकतंत्र की समस्या क्या है? तो संसद लोकतंत्र में कुछ प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हो सकती है जिनका समाधान जरूरी है। अब इसके समाधान जरूरी क्या है, कौन कौन सी बातें जरूरी है, इस पर भी थोड़ा सा एक नज़र देख लीजिएगा। पहली जो बातें कही गई है, निरंतर अस्थिरता और असहमति। कोई बात का निरंतर होता है, असहमति होता है, अस्थिर होता है, इसके भी कारण होते हैं। इसमें समस्या आता है। पहला समस्या है कि संसदीय लोकतंत्र के गठबंधन सरकार होती है। अब भाई अस्थिरता है, असहमति कैसे होगा कि जब गठबंधन सरकार है, तो गठबंधन सरकार क्या होता है? 2-4 पार्टी, 6 पार्टी, 7 पार्टी, सभी पार्टी जो मिलकर सरकार बनाना चाहती है। अगर सरकार बन भी गई तो सब पार्टी में से भाई किसको क्या मिले राजगद्दी, ये भी तो समस्या होता है। तो गठबंधन की ये थोड़ा सा असहमति हो जाता है। अक्सर विभिन्न दलों के बीच असहमति होती है, जिससे सरकार की स्थिरता पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल भाई पड़ेगा। अगर 4 गो एक गो सीट है, एक और राजगद्दी बैठने वाला है और उस पर 4 आदमी फाइट कर रहा है कि हम बैठेंगे, हमारा पार्टी सबसे ज़्यादा, आपका पार्टी में हमारा पार्टी जीता है, हमको दीजिए, तो ये दिक्कत होती है। इसलिए गठबंधन सरकार को भाई वोट मत देना कभी भी। कभी देना तो सिंगल पार्टी को देना कि वो अकेला ही कुछ कर सके, ना तो गठबंधन वाला ना आपस में कुर्सी के लिए लड़ते हुए रह जाएगा और पब्लिक का कोई काम नहीं करेगा। रियलिटी बात बता रहा हूँ, ठीक है। इसके उदाहरण दे रहा है कि गठबंधन सरकार के समय अक्सर विश्वास मत, नैतिकगत असहमति और अलग अलग एजेंडा के कारण सरकारें गिर सकती है। जी बिल्कुल गिर सकती है, क्यों नहीं गिरेगी? अभी देख लीजिए INDI क्या है, इंडियन रिलायंस क्या वो जो बना हुआ था, उसके बाद देख लीजिए ऐसा होता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि इसका गठबंधन सरकार के ना विश्वास मत नहीं होता, इसका सरकार भी गिर सकते हैं। तो सरकार जब गिर सकती है तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान भी तो होना चाहिए। समाधान यही है कि मजबूत और स्थिर राजनीति नेतृत्व आवश्यक होती है, जिससे नीति निर्धारित और स्थिरता बनी रहे। अब जैसे कि यहाँ पे तो उदाहरण दिया है
कि सरकार में विश्वास न हो तो गिर सकती है, असहमति अलग अलग एजेंडे के कारण सरकार गिर सकती है। एग्जाम्पल के लिए प्यारे बच्चों हम बता दें आपको, जैसे कि अभी का समय प्रेजेंट अभी 2025 चल रहा है ना, 2024 का बात से गठबंधन बना था। तो हमारे भारत में जो बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, गठन है, आरजेडी, जेडीयू, लोजपा, एनटीसी, शिवसेना, क्या क्या ये सब है, बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि गठबंधन कैसे गिरती है, सरकार कैसे नहीं चलती है। आप लोग ध्यान समझिएगा। जैसे कि भारत में बीजेपी का सरकार है, ठीक है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बीजेपी का है, भारतीय जनता पार्टी का। तो ये बहुत बड़का पार्टी बन गया। तो इसमें कोई गठबंधन नहीं है, अकेला जीता हुआ, अकेला ये राज कर रहा है। राज करने का मतलब है कि शासन चला रहा है, ठीक। अब दूसरे ओर आ जाइए, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडीयू, टीएमसी, तो वगैरह 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 सब मिल गया। अब कहा कि नहीं, अब प्रधानमंत्री बनने के लिए ना हम सबनी गोरा मिल जाइए और सबनी गोरा मिल के ज़्यादा बहुमत ला दीजिए, ज़्यादा एकदम हमारा मंत्री ज़्यादा बढ़ा दीजिए, संसद में हमारा ज़्यादा मंत्री हो जाएगा तो प्रधानमंत्री हम बन जाएंगे। तो हम जब प्रधानमंत्री हम लोग का शासन हो जाएगा। अब देखिए, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, लालू की पार्टी, मायावती की पार्टी और आपका वो कौन गोएंगे को क्या बोलता है, उसको क्या नाम है, अरे या पश्चिम बंगाल की है ममता बनर्जी, कोने भाषो की को भी क्या की बोलबे छी नहीं, तो उसके बाद छोड़ दो। तो वो जो क्या है, ये सभी मिलेगा और सब मिल के प्रधानमंत्री के वोटिंग में ये लड़ेगा। तो जब ये सब लड़ेगा ना, अगर बाय दबे ये पार्टी मिला, आरजेडी, जेडीयू और क्या क्या सभी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मतलब मानो कि 5, 7, 8 पार्टी मिलके एनडीए बना लिया। अगर इसमें कोई अगर प्रधानमंत्री पद के जीत गया, अगर बीजेपी अगर प्रधानमंत्री उतना नहीं बन पाया, अगर ये एनडीए बन गया, तो बताओ सरकार ये कैसे चलाएगा? ये सरकार चला ही नहीं सकता। क्यों? मायावती कहेगी कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे मंत्री को ये चीज़ दो, हमारे मंत्री को ये बना। अब कांग्रेस वाला कहेगा ना भाई, हम तुमको जोड़े हैं, प्रधानमंत्री तो हम ही बनेंगे, हम अपनी बहन को गृह मंत्री बनाएंगे और हम अपने साले को रक्षा मंत्री बनाएंगे। तो ये अखिलेश यादव आ जाएंगे, कहेंगे रे भैया हम कहला बनाए तो रखे, हमारे वजह से जीते हो तो प्रधानमंत्री तो हम ही बनेंगे। फिर उन्हें लालू आ जाएंगे, लालू कहेंगे कि प्रधानमंत्री हमें बनाओ, लेकिन हमारा बेटवा के गृह मंत्री बनाओ। तो इस तरह का गठबंधन जो है नहीं चलता है। समझ में आयो ना बात? सरकार गिर सकती है, सरकार सही से नहीं चलती। वही बात यहाँ पे कर रहा है कि अलग अलग एजेंडे के कारण सरकार गिर सकती है। तो आप लोग अच्छे हैं, बच्चे हैं, समझदार हैं, समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अगला कि अत्यधिक पार्टीवाद और जातिवाद। और राजनीति में ना सबसे ज़्यादा जातिवाद हुआ है। और 2024 से पहले जितने भी मतलब हुए हैं ना, वोटिंग हुआ है, ये सभी जो है जातिवाद पर। और हमारे जातिवाद जो है ना, सबसे ज़्यादा बिहार में जातिवाद है। और बिहार में जातिवाद कैसे है? सब अपने अपने जाति को, दलित अपने जाति को देगा, कुशवाहा अपने जाति को देगा, यादव जी अपने जाति को देगा, ठीक है। लेकिन पढ़े लिखे इंसान को समझना चाहिए कि कौन किसका वोट लायक है, कौन काम करने लायक है। अब जो 10वां फेल है, 9वां फेल है, वो मुख्यमंत्री बन जा रहा है और पढ़े लिखे आदमी पर दबाव डाल रहा है, पढ़े लिखे आदमी पर अधिकार कर रहा है। तो पढ़े लिखे ही आदमी तो बुड़बक है जो इस आदमी को बना। हम तो कहेंगे कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है तो चिराग पासवान को बनाइए ना। चिराग पासवान इतने पढ़े लिखे टैलेंट है और बोलने में कि भाई उसके आगे तो ये तेजस्वियों कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये मेरा मत है अपना, कोई सीरियसली नहीं लिखे। तो यह अधिक पार्टीवाद और जातिवाद होता है। पहला समस्या क्या होता है कि संसदीय प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अधिकतर मामलों में पार्टीवाद और राजनीतिवाद चुनाव में प्रभावित करते हैं, जिससे नीतिवाद चुनाव और कार्यन्वयन प्रभाव होता है। उदाहरण की अगर बात करते हैं कि जातिवाद और धर्म आधारित राजनीति अक्सर सही नीति का विकास में बाधा डालती है। अब जैसे जातिवाद अगर होगा ना, तो राजनीति पर सही विचारधारा नहीं आएगा। मान लेते हैं कि कोई किसी के जात का है, अगर जात पर वोट दे दिया, वो जात का जो बन गया मुख्यमंत्री और किस हित के काम में नहीं कर रहा है, तो ये बाधा हुआ ना, सही निर्णय नहीं ना हुआ, तो ये बाधा तो डालता है ना। तो समझना चाहिए। अब समाधान के लिए क्या करना चाहिए? चुनाव सुधार, पार्टी के अनुशासन को बढ़ावा देने और सम्मान अवसर प्रदान करने वाली नीति लागू करने का आवश्यकता है। अगला है निर्वाचन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार भी होता है। कैसी कैसी भ्रष्टाचार? अब देख लीजिए। भ्रष्टाचार से समस्या उत्पन्न होता है। क्या समस्या है? संसदीय लोकतंत्र में चुनाव की प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और धन बल का हस्तक्षेप देखा जाता है। राजनीतिक पार्टी चुनाव जीत के लिए
बेमानी साधनों का उपयोग करते हैं। जैसे कि भ्रष्टाचार की बात करें ना, तो जैसे कि एग्जाम्पल में हम लेते हैं, अब हमारा जो गांव पड़ता है ना, उस गांव में एक क्या बोलते हैं उसको, पंचायत। हाँ, तो मेरा पंचायत जो है ना, हमारे पंचायत के मुखिया साहब हैं, और मुखिया साहब इतने दमंग हैं कि पैसा से कुछ कर लेते हैं भाई। ये भ्रष्टाचार है। आज कल वोट होने वाली है तो आज रात के एकदम डीजे बजवा देंगे, कोई नहीं है टक्कर में मेरे, कोई नहीं है टक्कर में, आज सब पार्टी को 500-500 के नोट दे दो, कोई नहीं है टक्कर में। तो यही होता है भ्रष्टाचार, पैसा दे के वोट गिनना कहते हैं, ठीक है। तो आजकल के इंसान सभी लोग हैं ना, पैसे के लिए क्या क्या कर देते हैं। तो ये ऐसा ही भ्रष्टाचार होता है। इसका उदाहरण की अगर बात करें तो ये तो हम अपना उदाहरण दिए हैं। उदाहरण कहता है, चुनाव में रिश्वतखोरी, वोट खरीदने और मतदाताओं के प्रभावित करने वाली घटना आम है। जैसे कि मैंने जो एग्जांपल बोला वही है, वोट खरीदना यानी कि पैसे दे देना, मुर्गा चावल का भोज कर देना, ये वोट खरीदा जाता है। इसका समाधान क्या है? तो चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना। पारदर्शी का मतलब क्या होता है? बिना छल कपट, जो एकदम सीधा सीधा दिखाई दे, और चुनाव योग की शक्तियों को मजबूत करना होता है। इसका क्या होता है? इसका समाधान है। दूसरा बात करते हैं विपक्ष की कमज़ोर भूमिका। और विपक्ष की अगर कमज़ोर भूमिका होगा तो भाई अगला वाला पार्टी जीत जाएगा। जैसे कि कमज़ोर भूमिका की अगर बात करें तो जैसे कि अभी बीजेपी के हम उदाहरण लेंगे, क्योंकि बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी है, और स्ट्रॉन्ग पार्टी इसलिए है कि उसमें जितने भी सांसद हैं ना, मंत्री हैं भाई, सभी स्ट्रॉन्ग हैं। चाहे वो हमारे साबित पात्रा हो, चाहे हमारे वो शहजाद हुसैन हो, या हमारे एक नाम बहुत मस्त है, उनका नाम हम भूल रहे हैं, सुशांत त्रिवेदी भी है, और एक और है उसका नाम हम भूल रहे हैं, ठीक है, उसका दिमाग में भी नाम नहीं आ रहा है, युवा है, और शायद वो उत्तराखंड या अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, उनका हम नाम भूल रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी है और उनका वर्तव्य जो होता है बहुत अच्छा होता है। तो कमज़ोर होना, अगर हम पार्टी, अगर कोई बीजेपी है और उसके विपक्ष में कांग्रेस है, अगर कांग्रेस पार्टी कमज़ोर है, अगर उसके पास तर्क नहीं है तो भाई उस पार्टी से लड़ नहीं पाएगा, जीत नहीं पाएगा। तो हमें कमज़ोर नहीं बनना है, मजबूत बनना चाहिए। इसका समस्या था कि संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन कई बार विपक्ष कमज़ोर होता है या पारदर्शी तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिसके सरकार पर सवाल उठने का अवसर कम हो जाते हैं। कहने का मतलब जैसे कि अगर विपक्ष में कोई नेता है, आज जैसे कि मुख्यमंत्री हैं, चाहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार है, और इनके पक्ष में है क्या बोलते हैं, तेजस्वी जी हैं, तो इनके विरोध में हैं, तो अगर ये मजबूत है तो उनको कोई काम करने नहीं देगा, सवाल उठाएगा। अगर भाई कोई नहीं है इसके पक्ष में तो वो जो मन करेगा वो करेगा आदमी, ठीक। इसका उदाहरण की हम बात करें तो विपक्ष की अनदेखी और प्रभावशाली विरोधी तरीकों से कमी सरकार के गलत फैसलों और सही निगरानी नहीं कर पाती है। विपक्ष अगर उसको देख रेख में है तो भाई कोई भी काम करने वाला जो पार्टी है वो सरकार के गलत फैसलों पर सही निर्णय नहीं कर सकता है। इसके समाधान के लिए वो मजबूत और प्रभावशाली विपक्ष की आवश्यकता है जो सरकार के नीतियों की समीक्षा कर सके। तो इसका समाधान यही है कि एक मजबूत पार्टी होना चाहिए, मजबूत प्रभावशाली की आवश्यकता है जो कि सरकार में काम कर सके और सब कुछ बनाए रखे हुए। अब हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के बीच संघर्ष। लोकसभा और राज्यसभा के बीच संघर्ष क्या होता है? ये पहली समस्या होती है कि संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा और राज्यसभा के बीच नीतियाँ और विधायिका के मामलों में संघर्ष हो जाता है। अक्सर सरकार को बिल पास करवाने में कठिनाई आती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में हम ध्यान से समझिएगा, संसदीय लोकतंत्र में लोकसभा और राज्यसभा के बीच नीति और विधायिकों के मामले में संघर्ष हो सकता है। अक्सर सरकार को बिल पास करवाने में कठिनाई होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि अभी वक्फ बोर्ड था, तो वक्फ बोर्ड में जो पार्टी जो बनी हुई थी, प्रधानमंत्री जो बने हुए थे, तो इसमें 2 पार्टी मिला हुआ है, 2-3 पार्टी मिल गया तब जाके सरकार बना। अगर दोनों पार्टी अगर नहीं मिलता तो सरकार नहीं बनता। तो पहला जो पार्टी जो मिला था नीतीश जी, तो नीतीश जी, उसके बाद हमारे चिराग पासवान जी, और एक टीएमसी जो है ना तेलंगाना के हैं, उनका नाम अभी थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है, और वो सभी मिलकर तब जाकर पार्टी बना था तब जाके। तो यहाँ पे क्या है कि संघर्ष करना होता है। जितना ज़्यादा पार्टी वोट करेगा संसद में उतना आपका बिल पास होने की संभावना है। अगर पक्ष में 95 है और उसके विरोध में 96 है तो भाई बिल पास नहीं होगा। एक भी अगर आपका वोट ज़्यादा होता है तो आपका पक्ष वाले आपका बिल पास हो जाता है। वही बात हुआ था आपका 2 तारीख को, यानी कि चौथा महीना, यानी कि 2 अप्रैल को जो बिल पास के लिए संशोधन हुआ था, याद रखिएगा।
इसका उदाहरण है कि कई बार राज्यसभा में विपक्ष के दबाव के कारण महत्वपूर्ण विधेयक सभा में पास हो जाने के बावजूद नहीं पास हो पाता। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। कई बार राज्यसभा में विपक्ष के दबाव के कारण महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पास हो जाने के बावजूद पास नहीं हो पाते। कहने का मतलब है कि अगर किसी विरोध कर रहा है, जिसके विधानसभा विरोध किया कि पास नहीं हुआ, उसके पक्ष में कि पास हो, लेकिन अगर उसका थोड़ा सा भी कम नंबर आ जाएगा तो भाई बिल पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके पक्ष में विरोध में ज़्यादा आदमी है। इसके समाधान के लिए कि दोनों सदस्यों के बीच से प्रभावी संवाद की जरूरत है, ताकि विधायिका में प्रभावी निर्णय लिया जा सके। अब इसका समाधान यह है कि दो ही पक्ष मिलकर आपस में बैठकर और संवाद करें कि क्या सही है क्या गलत है, और तब जाकर उसको पास हो सकता है या उससे बात बन सकती है। अगला है नैतिक और संवैधानिक संकट। अब संकट भी आ सकती है। संसदीय लोकतंत्र के दलों के नेताओं के बीच नैतिक संकट और संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें लोकतंत्र की संस्था पर विश्वास कम होता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अगर हम बात करें उदाहरण की, तो नेताओं द्वारा संवैधानिक मानक और नैतिक मूल्यों को नज़रअंदाज किया जाता है। इसका समाधान के लिए संवैधानिक कर्तव्य का पालन करना, नैतिक और नैतिक की आवश्यकता होती है। अब अगला टॉपिक जो है समाधान के उपाय। इसके क्या उपाय हो सकते हैं? कोई भी समाधान है उसको उपाय क्या है समाधान का? तो पहला है निर्वाचन में सुधार करना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया के पारदर्शी, निरपेक्ष, भ्रष्टाचारी बनाना, ये सब का क्या करना है? पारदर्शी होना चाहिए, मतलब साफ सुथरा, जो कि सभी चीज़ को सबको जानकारी होना चाहिए। मान लेते कि चुनाव में क्या हो रहा है हमें जानकारी ही नहीं है, तो ये पारदर्शिता तो नहीं है। पारदर्शिता का मतलब होता है उसके बारे में सब कुछ सब लोग जान सके। राजनीति सुधार होना चाहिए, मजबूत विपक्ष और निष्पक्ष राजनीति का बढ़ावा देना, जिससे नीति निर्माण में विविध दृष्टिकोण शामिल हो सके। संवैधानिक कर्तव्य का पालन होना चाहिए। सरकार और विपक्ष दोनों संविधान कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करना चाहिए। सरकार की स्थिति है, गठबंधन सरकार ने अधिक स्थिर के लिए राजनीतिक दलों के बीच सामंजस्य समझौता का वर्णन किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला आपके सामने ये रहा निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। अगला क्या है? निष्कर्ष। निष्कर्ष की अगर हम बात करेंगे तो निष्कर्ष क्या कहता है कि संसदीय लोकतंत्र भारत की राजनीति का आधार है, लेकिन इनमें कुछ समस्याएं हैं जो लोकतंत्र की प्रभावशीलता प्रभावित करती है। इन समस्याओं को समाधान केवल संवैधानिक सुधार, राजनीतिक परिपक्वता और सामाजिक शक्तिशाली के माध्यम से संभव है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका जो भी थ्योरम था ये कंप्लीट होता है। उसके बाद थ्योरम के बाद आप तो पढ़ लिए, अब पढ़ने के बाद तब आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन करना पड़ेगा, तब तो पता चलेगा कि आप कितने सही बना रहे हैं कितने गलत बना रहे हैं। तो यहाँ से संसदीय लोकतंत्र की समस्या पर आधारित 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो बिहार डीएलएड एग्जाम के परीक्षा के लिए सहायक हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम 20 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आ गया कि संसदीय लोकतंत्र के सरकार का प्रमुख कौन होता है। तो संसदीय लोकतंत्र में सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अभी मैंने आपको बताया कौन होता है, प्रधानमंत्री। बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र की आधारित किसने रखी थी। मतलब भारत में संसदीय लोकतंत्र की जो लोकतंत्र से आधारशिला जो रखा था ये कौन रखा था। तो ये आधारशिला की अगर बात करेंगे तो ये आधारशिला जो था ये भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रखे थे। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि भारत में संसद के कितने सदन होते हैं। तो देखिए भारत में अगर सदन की बात करेंगे तो सदन 2 होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। कौन सा होते हैं? एक होता है केंद्र सभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, तो 2 सदस्य होते हैं, राज्यसभा और केंद्र सभा। ठीक है, विधानसभा और केंद्र सभा होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि संसद लोकतंत्र में क्या है कि संसद लोकतंत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है। संसदीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी अगर समस्या की अगर हम बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो समस्या होता है ये सरकार की अस्थिरता होती है। क्या होती है? सरकार की अस्थिरता होती है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि गठबंधन सरकार क्या है। गठबंधन सरकार, गठबंधन के सरकार के बारे में मैंने आपको डिटेल से बहुत अच्छे से मज़ा से बताया हूँ, तो ध्यान समझिएगा। गठबंधन सरकार की अस्थिरता का मुख्य कारण क्या है। तो गठबंधन सरकार की स्थिरता का मुख्य कारण है दलों के बीच नीतिगत असहमतियाँ। जो दल होता है उसके बीच असहमतियाँ हो जाती है, जिसके वजह से यह मुख्य कारण उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपको सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है
कि संसदीय लोकतंत्र क्या है? संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी के शक्ति का दुरुपयोग को क्या कहते हैं? संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टी का जो शक्ति का दुरुपयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं पार्टीवाद। क्या कहते हैं? पार्टीवाद के वजह से यहाँ पे राजनीतिक जो पार्टी इसका दुरुपयोग होता है। तो ये सब राजनीतिक लोग जो होते हैं ना, ये पार्टीवाद करते हैं, जातिवाद करते हैं, जिससे पब्लिक सा कोई उनसा विश्वास ही नहीं रहता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संसदीय लोकतंत्र क्या है? संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है? संसदीय लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या है? तो विपक्ष का भूमिका यही होता है कि सरकार के फैसलों पर निगरानी रखना। जो सरकार फैसला कर रहा है या फैसला सही कर रहा है या गलत कर रहा है, ये विपक्ष पर ध्यान देता है। विपक्ष एकदम ध्यान दिए हुए रहता है कि जो पार्टी फैसला ले रहा है या पार्टी गलत है कि सही है। अगर गलत, देखिए गलत भी पार्टी फैसला ले चाहिए, विरोध तो भाई जरूर करेगा, ठीक है, तो ये विरोध करता है, तो ये निगरानी रखते रहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा कि भारत में चुनावी प्रक्रिया को भ्रष्टाचार के मुख्य कारण क्या हो सकता है? राजनीतिक दल के आपसी सहमति, वोटों को खरीद। तो देखिए यहाँ पे भ्रष्टाचार पूछा ना, भ्रष्टाचार की प्रक्रिया, तो राजनीतिक दल के आपसी सहमति तो सही बात है। मीडिया का गलत प्रचार करना, ये भी तो भाई भ्रष्टाचार है। न्यायपालिका का हस्तक्षेप, ये तो भी सही है, होना चाहिए। लेकिन इसमें भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है जो है, इसमें है वोटों के खरीद फरोख्त का धनबल का प्रभाव करना। क्या करना? धनबल, यानी कि खरीद बिक्री जो होता है ना, वोट खरीद लेना, यही भ्रष्टाचार का मुख्य कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि गठबंधन सरकार की असफलता किस कारण से होती है? तो गठबंधन सरकार की जो असफलता होती है, सत्ता में अधिक दल शामिल होने और अलग अलग एजेंडे से हो जाती है भ्रष्टाचार, यानी कि असफलता होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय लोकतंत्र में किसे राष्ट्र की आवाज़ कहा जाता है? संसदीय लोकतंत्र में किसे राष्ट्र की आवाज़ कहा जाता है? तो ये संसद को कहा जाता है। संसद, अगर लोकतंत्र में अगर कोई भी चाहे तो अपनी सरकार बनवा सकता है। सरकार संसद में कोई नियम लागू करवा सकता है। तो ये है बी, यानी कि संसद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि संसदीय लोकतंत्र में राज्यों के अधिकारों की रक्षा किससे होती है? तो संसदीय लोकतंत्र में जो होता है, अधिकारों की जो रक्षा की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है राज्यसभा से होता है। क्या होता है? राज्यसभा से होता है। ठीक है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार को अस्थिर करने का मुख्य कारण क्या होता है? मुख्य कारण की अगर बात करें तो सरकार में मुख्य कारण क्या है जो अस्थिर रहता है? तो अगर स्थिर की बात करेंगे तो इसमें यही होता है कि विभिन्न दलों के बीच असहमति होता है। सभी जो दल होते हैं असहमति नहीं होता है, जिसके कारण अस्थिरता के कारण लोकतंत्र में सरकार में अस्थिरता हो जाता है, मतलब समझ नहीं आता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि संसदीय लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसी होती है? संसदीय लोकतंत्र में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है ये बहुत आसान होता है। यानी कि प्रक्रिया कौन ले सकता है? जिसमें बहुमत के निर्णय हो, बहुमत जिसमें सबसे ज़्यादा वोट हो। जैसे कि वक्फ बोर्ड में सबसे बहुमत, जिसको पास ज़्यादा बहुमत है तो सरकार बना भी सकता है, सरकार गिरा भी सकता है। तो बहुमत होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बहुमत पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में संसद के किस सदन में सरकार की दावा पेश किए गए बिलों पर विचार किया जाता है? मतलब भारत में संसद के किस सदन में, कौन सा सदन है जिसमें जो सरकार के द्वारा पेश किया गया जो बिल होता है उस पर विचार किया जाता है? तो ये जो सदन होता है ना, दो सदन होता है, राज्यसभा और लोकसभा। क्या होता है? राज्यसभा और लोकसभा। ये दोनों सभा में क्या होता है, राज्य को सबसे पहले बिल को पास किया जाता है, फिर उस पर विचार विमर्श होता है। तो सदन में सरकार के द्वारा पेश किए गए बिलों पर विचार किया जाता है। तो दोनों सदन, पहले राज्यसभा में, पहले लोकसभा में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? सबसे पहले लोकसभा में, और वो बिल पास हो जाएगा तब राज्यसभा में जाएगा और उस बिल को पास कर दिया जाएगा। अगर अच्छा होगा तो, कहीं पर अगर अटक गया तो फिर बिल पास नहीं होगा। अगला आपके सामने ये रहा कि संसदीय लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? संसदीय लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो ये उद्देश्य होता है सरकार का गठन करना। क्या होता है? सरकार का गठन करना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संकट कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संकट कौन सा है? तो ये है चुनावी सुधार की कमी। ये चुनावी सुधार जो होता है ना, अभी तक ले कंप्लीट नहीं है, यानी कि इसको सुधार करना चाहिए। एक देश एक चुनाव हो जाना चाहिए। ये बार बार हर गांव में चुनाव जो होता है ना, ये बहुत बेकार है। एक बार चुनाव हो, एक ही बार चुनाव में सभी राष्ट्र अपना राज्य में नियोजित कर दे, तो ये हर राज्य का जो अलग अलग चुनाव होता है ये ख़त्म कर देना चाहिए। एक राष्ट्र एक चुनाव, इसका भी मांग हो रहा है। सिविल सर्विस का भी मांग, सिविल यूनिफॉर्म का मांग हो ही रहा है कि एक देश एक यूनिफॉर्म, उसी तरह से एक देश एक आपका चुनाव प्रक्रिया हो जाए, तब तो मस्ती हो जाएगा। चलिए अगला आपका क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्या कहता है कि भारत में संसदीय प्रणाली की असफलता का प्रमुख कारण क्या है? भारत में संसदीय प्रणाली की असफलता का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख अगर कारण की अगर बात करेंगे तो इसमें विधायिका के पार्टियों के बीच असहमति होता है। भाई कोई पार्टी है, उसमें विधायक का जो पार्टी सहमति नहीं है कोई भी चीज़ से, तो इसका कारण तो यही होगा ना, सफल हो जाएगा, असफल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? भारत में संसदीय लोकतंत्र का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? तो ये सर्वोत्तम अगर उदाहरण की हम बात अगर करेंगे तो उदाहरण जो होगा ब्रिटिश संसद लोकतंत्र। क्या है? ब्रिटिश संसद लोकतंत्र। डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्या कहता है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषताएं क्या है? अगर विशेषताएं क्या सभी निगमों के द्वारा लिए जाते हैं? जी बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री का चयन जनता द्वारा नहीं होता है? जी गलती नहीं, जनता के द्वारा होता है। चुनाव में हमेशा पारदर्शी रहती है, तो चुनाव में तो पारदर्शी रहती है, तो बात सही बोला है। लेकिन संसदीय लोकतंत्र की एक प्रमुख जो विशेषता है वह कार्यपालिका विधायक का संबंध है। क्या है? कार्यपालिका विधायक का संबंध है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि संसदीय लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष के बीच क्या संबंध है? संसदीय लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष के बीच जो संबंध है, ये संबंध क्या है? तो ये संबंध है परस्पर विरोधी है। क्या है? परस्पर विरोधी संबंध है। ठीक है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से 20 क्वेश्चन और प्लस आपका थ्योरम करा दीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से छूटने वाले नहीं है, बस आसानी से 2-3 नंबर आपका यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यह जो प्रश्न हम कराए हैं, यह प्रश्न लोकतांत्रिक समस्या पर आधारित था, जो कि बिहार डिलेड डिटेल्स एग्जाम में तैयारी में आपका सहायता हो सकता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल SST मास्टरमाइंड। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे NCERT के जितने भी बुक होते हैं SST का, सभी टॉपिक आपका 6 से 12 तक का आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।